शिक्षा में आज का हमारा विषय वस्तु है पाठ 4 कहानी अकेली। अकेली कहानी के रचनाकार मन्नू भंडारी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक कथा लेखिकाओं की पहली पंक्ति की लेखिका है। उनकी कथा यात्रा हिंदी कथा साहित्य में एक नया मोड़ लेकर सामने आती है। पारिवारिक संबंधों की गहरी होती हुई दरारें, अंतर्द्वंद्व से उठता हुआ सैलाब और पात्रों की उठती गिरती मानसिकता मन्नू जी के कथा साहित्य के केंद्रीय बिंदु है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के विकास में नारी जीवन की संवेदनाओं को वाणी देने वाली यह सुप्रसिद्ध लेखिका का आधुनिक कहानीकारों में विशिष्ट स्थान है। महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ और बिना दीवारों के घर आदि उनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनके साहित्य को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई अकेली कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु के बारे में बात करें तो अकेली कहानी का जैसा शीर्षक है वैसी ही इसकी कथा भी है। इस कहानी की नायिका का नाम है सोमा बुआ। बुढ़िया सोमा बुआ पिछले 20 वर्षों से अकेली रहती है। उनका एक लौता जवान बेटा हरखू जवानी में ही चल बसता है। उनके पति पुत्र वियोग के सदमे को सह नहीं सकते और वे घर छोड़कर तीर्थवासी हो जाते हैं। सोमा बुआ के सन्यासी पति अब साल में 1 महीना ही घर आते हैं। इस प्रकार बेटे के गुजर जाने के बाद पति की अनुपस्थिति में बुआ अपने जीवन में एकदम अकेली हो जाती है। अपने इस अकेलेपन को भूलने के लिए वह आस पड़ोस के घरों में शादी, मुंडन, छठी या फिर जनेऊ जैसे कार्यक्रमों में बिन बुलाए जाकर छाती फाड़कर काम करती है। लोगों को अपना मानकर उनमें घुलने मिलने की कोशिश करती रहती है और अपना सारा दुख भूलकर लोगों की खुशी में शामिल हो जाती है। अब बुआ को अपना जीवन आस पड़ोस वालों के भरोसे ही काटना पड़ता है। सोमा बुआ दूसरों के घर के सुख दुख सभी कार्यक्रमों में दम टूटने तक यूं काम करती है मानो वह अपने ही घर में काम कर रही हो। लेकिन अब बुआ के पति घर पर होते हैं तब उन पर अंकुश लग जाता है। तब बुआ का अन्य घरों में सक्रिय रहना बंद हो जाता है और ऐसे समय में केवल उनकी जीभ ही सक्रिय हो उठती है। आजकल सोमा बुआ के पति घर आए हुए हैं और सोमा बुआ जो है वह दुखी हृदय से अकेली कुछ बड़बड़ा रही है। पड़ोसन राधा समझ जाती है कि जरूर सन्यासी महाराज से अनबन हुई होगी। राधा के पूछने पर बुआ मन का गुबार निकालती हुई बोल पड़ती है कि उनका औरों के घर आना जाना उनके पति को अच्छा नहीं लगता है। पति का प्रेमहीन व्यवहार तथा बुआ के पास पड़ोस से बिन बुलाए निभाए जाने वाले व्यवहारों के कारण पति द्वारा लगाए जाने वाला अंकुश उन्हें कष्ट देता है। पति से होने वाली कहासुनी पर बुआ रोने लगती है और राधा से अपने मन का गुबार निकालते हुए कहती है कि ये तो हरिद्वार रहते हैं, मुझे तो सबसे निभानी पड़ती है। मेरा अपना हरखू होता तो उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। जिन दिनों
सोमा बुआ के पति आए हुए होते हैं, उसी समय सोमा बुआ के दूर के रिश्ते में किसी का ब्याह पड़ जाता है। बुआ की आदत को जानते हुए उनके पति साफ सूचना दे देते हैं कि जब तक उनके घर से न्योता न आए तब तक तुम वहां नहीं जाओगी। उनकी विधवा ननद बुआ के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए झूठ ही कहती है कि निमंत्रण की लिस्ट में बुआ का भी नाम है। बुआ न्योते का इंतजार करती है, साथ ही मन में न्योते की प्रसन्नता लिए ब्याह में भेंट देने का जुगाड़ भी करने लगती है। जिनके घर ब्याह है वे लोग पैसे वाले हैं, साथ ही दूर के रिश्तेदार भी। इसलिए सोमा बुआ ब्याह में भेंट देने के लिए अपने मरे हुए बेटे की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी बेचवाकर पड़ोसन राधा से चांदी की सिंदूरदानी तथा साड़ी ब्लाउज का इंतजाम करवाती है। अपने हाथों में लाल हरी चूड़ियां पहनकर ब्याह में पहनने वाली साड़ी को पीले रंग में मांडकर बुआ 5 बजे के मुहूर्त के निमंत्रण का इंतजार करने लगती है। 7 बज जाते हैं, किंतु निमंत्रण न आने पर वह दुखी हो जाती है। इतनी तैयारियों के साथ पल पल निमंत्रण के इंतजार के बाद बुआ को विश्वास ही नहीं होता है कि 7 कैसे बज सकते हैं, जबकि मुहूर्त तो 5 बजे का था। सोमा बुआ को ब्याह का बुलावा नहीं आया था। ऐसे ही उन्हें किसी के घर से बुलावा नहीं आता था, फिर भी बुआ बिन बुलाए ही चली जाती थी। दरअसल सोमा बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे जुड़ना चाहती है, इसलिए बिन बुलाए ही सबके घर जाकर काम में जुट जाती है। भीतर के अकेलेपन को दूर करने के लिए और एक नई उमंग की लहर का अनुभव करने के लिए सोमा बुआ सदा ही तत्पर रहती है। इस बात का मन्नू भंडारी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। कहानी का एक संवाद जो सोमा बुआ की मनोस्थिति को सूक्ष्मता से उजागर करता है। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता है। इस प्रकार मन के बहलाने के प्रसंगों को वह तलाशती रहती है। कहीं थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है तो कहीं फिर से गहरी चोट मिल जाती है। इस कहानी को समीक्षात्मक तौर पर देखें तो इस कहानी में मन्नू जी ने सोमा बुआ का चरित्र चित्रण बहुत ही संवेदनपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। बुआ एक ऐसा चरित्र है जो सामाजिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकारों को बनाए रखने का मोह है, जिसके लिए वह अपने गांव वालों से जुड़ी रहती है। कहानी में मन्नू जी ने व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत किया है। आज पारस्परिक संबंधों में जैसी दरारें पड़ गई है, उसे और विशेष रूप से दीन और दुखी लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता। व्यक्ति का एकाकीपन आधुनिक समाज का शाप है। वस्तुतः पति पत्नी सुख दुख के सहचर होते हैं, पर बुआ की व्यथा यह है कि जिसके साथ वह अपने दुख बांट सके वही उन्हें दुखी करके चला जाता है। बुआ के सन्यासी पति की उपस्थिति में उनकी जीवन गति रुक सी जाती है। उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता है और जिंदगी ठहर कर सन्यासी जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। सामाजिकता से कट जाना और पति का संग साथ भी न मिल पाना दुखी और अकेली सोमा बुआ के लिए
बोझिल बन जाता है। लेकिन सन्यासी जी को बुआ के दुख की कोई परवाह नहीं है। उनके दुख से उन्हें कोई लेन देन नहीं है, बल्कि वह तो किसी न किसी बात कर उन्हें ताने मारकर उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। पति के जाते ही सोमा बुआ की दिनचर्या का यह रुका हुआ बांध फूट जाता है और वह आस पड़ोस के सुख दुख में शामिल होकर अपना जीवन काटने की कोशिश में जुट जाती है। दूसरा पति संग और पुत्र वियोग दोनों को भूलने का उपाय भी बुआ के पास अपने श्रम के बल पर समाज में शामिल होने के प्रयत्न में ही छुपा हुआ है। इसलिए बुआ किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करती। बिन बुलावे के उनकी उपस्थिति बड़ी मर्म भेदक है। बुलावा न भेजने पर वे पड़ोस को माफ कर देती है और उसके पास उपाय भी क्या है? यह माफ कर देना एक तरह से स्वयं को दिलासा देना ही है। इस दिलासे में भी सोमा बुआ अपनी मौजूदगी को ही खोजती रहती है, जिसका परिचय उनके यह संवाद से मिलता है। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए होंगे तो मैं भी मानकर बैठ जाती। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, आज हरखू नहीं है। इसे दूसरों को देख देख कर ही मन भरमाती रहती हूँ। इस तरह हम देख सकते हैं कि लाख उपेक्षा के बावजूद भी बुआ के पास यह पास पड़ोस ही है जो उनके जीने का सहारा है, न कि पति का साथ। सोमा बुआ के पति की सन्यासी दुनिया एक ऐसा संसार है जिसमें पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी गृहिणी धर्म में सोमा बुआ की जरा से भी लापरवाही सन्यासी जी को बर्दाश्त नहीं है। वे वैरागी जरूर है, पर खासे दुनियादार भी है। समाज को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मनुष्य के सुख दुख में शामिल होना नहीं चाहते, बल्कि वे तो संन्यास लेकर पुत्र शोक से उत्पन्न हुई वास्तविक समस्याओं से भागते रहते हैं। अपने दुख को वे संन्यास में महिमा मंडित करके जी रहे हैं, और सोमा बुआ का दुख, उनके लिए उनके पास सांत्वना का एक शब्द भी नहीं है। इस तरह घर और समाज दोनों तरफ से बुआ के हिस्से में केवल अकेलापन ही आता है। सोमा बुआ जो अपना बेटा खो चुकी है, अपने पति द्वारा भी त्याज्य जैसी स्थिति जी रही है। समाज उन्हें बार बार तिरस्कृत करता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर सांस लेने की इच्छा जीवंत है। बुआ के भीतर गहरे पड़े दुख में भी जीवन का उत्साह, उमंग, सब कुछ दबा हुआ पड़ा है। वे कुछ देर को अपना दुख भूलकर दूसरों के सुख में प्रसन्न हो जाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन उनके पति सन्यासी जी में यह सामर्थ्य नहीं है। एक स्त्री का स्त्रीत्व उसके मातृत्व और पत्नीत्व से अलग है। इस हकीकत को लेखिका ने बड़ी ही बारीकी से प्रस्तुत किया है। बुआ का लाल और हरी चूड़ियों के बंद पहनकर शादी में जाने की तैयारी करना और उसके लिए मन ही मन उत्साहित होना, साड़ी को पीले रंग में रंगना, शादी में दिए जाने वाले सामान की तैयारी करना आदि उनके भीतर छिपी स्त्री का परिचय कराते हैं। उनके भीतर की वह स्त्री जो सारे सुख दुखों, उपेक्षा और तिरस्कार के बावजूद विवाह में शामिल होने की अपनी बेहद सामान्य सी उमंग को रोक नहीं पाती है। इस प्रकार इस कहानी द्वारा लेखिका एक अकेली स्त्री के मनोभाव का चरित्र चित्रण करती है। एक स्त्री जो कि अकेली है, वह अपना मन बहलाने के लिए आस पड़ोस में जाकर उन्हें अपना मानकर उनके साथ रहकर अपना जीवन काटती है। लेखिका इस कहानी के द्वारा एक स्त्री के अकेलेपन तथा उसके जीवन जीने की आशा पर प्रकाश डालती है।
लेखिका उस स्त्री के मन में उठने वाले भावों को बहुत ही खूब तरीके से व्यक्त करती है। लेखिका ने सोमा बुआ के जीवन के इस अकेलेपन का सहारा आस पड़ोस को बताया है। अनजान लोगों में भी वह अपने लोगों का आभास करती है। पूरी जिंदगी सोमा बुआ अपने पति की उपेक्षा के साथ गुजारती है। अपने मन को खुश करने के लिए वह सबके यहाँ बिन बुलाए जाती है। यह भी कहती है कि अपनों के यहाँ से कोई बुलावा थोड़े ही आता है, शायद वे लोग भूल गए होंगे मुझे बुलाना। यह सब कहकर वह अपना मन बहलाती है और खुश रहने की कोशिश करती है। वह अपना सारा जीवन ऐसे ही बिताती है तथा किसी से कोई उम्मीद न रखकर सबको अपना मानती है। इस प्रकार इस कहानी में सोमा बुआ अकेली होने के कारण सबको अपना मानकर जीने वाली, सबके सुख दुख में हिस्सा लेने के लिए तत्पर रहने वाली लाचार स्त्री है। उसकी इसी लाचारी के कारण वे अपने पास पड़ोस के लोगों द्वारा छली जाती है। वे धन भी लुटाती है और जी तोड़ के मेहनत भी करती है, लेकिन फिर भी वह लोगों से सम्मान नहीं पा सकती है। अकेली मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के उद्देश्य को देखें तो इस कहानी का पहला उद्देश्य एक अकेली औरत के मानसिक संचार को दिखाना है और साथ ही उस अकेली औरत के सामाजिक व्यवहार का चित्रण करना भी है। उसके सामाजिक व्यवहार पर एक बड़ी रोक उसके पति द्वारा लगाई जाती है, जिसकी वजह से सोमा बुआ बहुत अधिक मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। इस कष्ट का वर्णन करना लेखिका का अन्य उद्देश्य है। इस कहानी का अंतिम उद्देश्य यह दिखाना है कि अनेक समस्याओं के होते हुए भी मनुष्य अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य खोज ही लेता है, जैसा कि सोमा बुआ ने समाज सेवा करने का खोज लिया है। भारतीय साहित्य में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुराने समय में लोग सुख या दुख परिवार के साथ भोगते थे, पर आधुनिक काल में यह परिवार का भाव गायब हो गया है। वृद्ध नर नारी इस समस्या को झेलते दिखाई दे रहे हैं। इस बदली हुई पारिवारिक स्थिति को मन्नू भंडारी की कहानी अकेली में दिखाया गया है। अकेलेपन की ऐसी दास्तान है जिसे पढ़कर हम कहानी के पात्र के लिए एक गहरे दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखिका इस कहानी में सोमा बुआ के चरित्र के माध्यम से अपने सभी उद्देश्य पूरे करने में सफल रही है। अंत में देखते हैं कहानी में प्रयोग किए गए कठिन शब्द एवं मुहावरों को। एक रास्ता, यह शब्द यहाँ पर एकाकीपन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अबाध यानी कि बेरोक टोक। संबल जिसका अर्थ है सहारा। व्यवधान यानी कि रुकावट। शिथिल यानी कि ढीला या मंद। बिरादरी यानी कि भाईचारा। पुलकित, प्रसन्न। मिन्नत, विनती। आग यानी कि चमक। अंगीठी यानी कि सिगड़ी। श्रृंगारदान यानी कि श्रृंगार की चीजें रखने की पेटी। रेजगारी जिसका अर्थ है इकन्नी दुवन्नी आदि के सिक्के। मटमैली यानी कि मिट्टी की तरह मैली। मिलनसारिता यानी कि सबसे मेल जोल रखना। सिंदूरदानी यानी कि सिंदूर रखने की डिबिया। और मेजपोश यानी कि मेज पर बिछाए जाने वाला कपड़ा। कठिन शब्दों के बाद देखते हैं इस कहानी में प्रयोग किए गए मुहावरे। आंखें बिछाना जिसका अर्थ है स्नेह या आदर पूर्वक स्वागत करना। झस मानना यानी कि उपकार मानना। टांग अड़ाना यानी कि किसी के कार्य में बाधक बनना।
भद्द उड़ना यानी कि बदनामी होना, लाज रखना, लज्जित होने से बचाना, सिर के बल जाना यानी कि नम्रता पूर्वक जाना, दिल धड़कना यानी कि चिंता या भय से व्याकुल हो उठना या तो दिल धड़कने लगना, पल्ला पकड़ना यानी कि सहारा पाने के लिए किसी को पकड़ना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने मन्नू भंडारी की कहानी अकेली का अध्ययन किया। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।